मैं हूं परवेज और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल डिस्कवर द ट्रूथ। जैसे कि पिछले 2 वीडियो से हम बात कर रहे हैं इस्लामी कॉन्स्टिट्यूशन, इस्लामी निज़ाम, खिलाफत की। तो जैसे कि हमने पहले ही वीडियो में बात की थी, ये कॉन्सेप्ट गैरों के लिए तो दूर, खुद मुसलमानों के लिए सबसे बोरिंग सब्जेक्ट है। और हम ये भी जानते हैं कि लोग अक्सर इन सब्जेक्टों के बारे में न जानना चाहते हैं, न बात करना चाहते हैं, न इस पर कोई बने हुए वीडियो को वो देखना चाहते हैं। फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि कुछ लोग जिनका इन सब्जेक्टों पर इंटरेस्ट हो, उनके लिए ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव हो। खैर, पिछला वीडियो जिस जगह से ख़त्म हुआ था हम वहीं से शुरू करते हैं। जैसे कि आप जानते हैं 18वीं सदी के बाद से, उस वक्त में जब मुगलिया सल्तनत और ओटोमन एम्पायर अपनी आखिरी सांसें गिन रही थी और इन दोनों सल्तनतों की निस्बत इस्लाम से थी, उस वक्त का हिंदुस्तान जो कि ब्रिटिश कॉलोनी बन चुका था, लेकिन उस वक्त में भी कुछ हिंदुस्तान के ऐसे लोग थे जो अंग्रेज़ों के साथ मुकाबला किया करते थे, जबकि वो तादाद में कम थे, लेकिन फिर भी वो अंग्रेज़ों को कुछ न कुछ नुकसान पहुंचाया करते थे। तो उस वक्त ब्रिटिश एम्पायर का वफादार और ब्रिटिश एम्पायर के सिविल सर्विसेज में काम करने वाला एक शख्स, जिसका नाम एलन ऑक्टेवियन ह्यूम था, जो कि 1857 में मेरठ, एक शहर जो आज के हिंदुस्तान के यूपी स्टेट में है, वहाँ तैनात था। ये शख्स बहुत ही जहीन था और ब्रिटिश एम्पायर के लिए बहुत बड़ा हमदर्द था। उस वक्त इसने एक ऐसे सिस्टम को हिंदुस्तान में बनाने की सोची जिसके वजह से बरतानवी एम्पायर को नुकसान कम से कम हो, और उसी सिस्टम के ज़रिए से हिंदुस्तान के ऐसे लोगों की तलाश की जाए जो ज़हनन बरतानवी एम्पायर के वफादार हो, और वो लोग जो बरतानवी एम्पायर के ख़िलाफ़ या उनके मफाद के ख़िलाफ़ कोई काम करे, तो सबसे पहले ये हिंदुस्तानी लोग उन लोगों के ख़िलाफ़ खड़े हो जाए और उन लोगों को हिंदुस्तान में बसने वाले लोगों के नज़रों के सामने बेइज्जत करे, जलील करे, उन्हें आतंकवादी कहे, उन्हें टेररिस्ट कहे, उन्हें ये कहे कि ये फंडामेंटलिस्ट है। इससे ये हो कि वो लोग जो बरतानवी एम्पायर के ख़िलाफ़ लड़ते हो, उन लोगों से हिंदुस्तान में बसने वाली आवाम का ध्यान हट जाए, और ये लोग जो उन्हें टेररिस्ट कहे, आतंकवादी कहे, फंडामेंटलिस्ट कहे, उन्हें ये अपने हुक्मरान समझे, अपने हमदर्द समझे, अपने रहनुमा समझे, और आवाम के अंदर में इस किस्म की बुज़दिली और नामर्दानगी भर दे और उन्हें ऐसे रास्तों के तरफ में चलाए जिन रास्तों से बरतानवी एम्पायर को किसी भी किस्म की तकलीफ़ ना हो, यानी कि पीसफुल प्रोटेस्ट। और गुलामी की आवाम के अंदर में वो जहनीत पैदा करे कि अगर कभी आवाम के दिलों में इन हुक्मरानों के ख़िलाफ़ गुस्सा भी पैदा हो, तो ये इस किस्म का प्रोटेस्ट करे जिससे कि हुक्मरानों को किसी किस्म की तकलीफ़ ना हो, चाहे हुक्मरान उन लोगों पर किसी भी किस्म का जुल्म करे, तशद्दुद करे, उन्हें मारे, उन्हें सूली दे, उन्हें काला पानी की सज़ा दे दे। और अगर इन तशद्दुदों के ख़िलाफ़ कोई आवाज़ उठाए तो उन्हें ये फंडामेंटलिस्ट कहे, और सबसे पहले ये उन लोगों के मुकाबले में आए, उसके बाद में यहाँ बसने वाले हिंदुस्तानियों को भी उन लोगों के ख़िलाफ़ करे। इस तरीके से आवाम को नामर्द, बुज़दिल और जहनन उन निज़ामों के लिए ग़ुलाम बनाए, और वो लोग
जो बरतानवी एम्पायर के लिए ये काम करे, बरतानवी एम्पायर उन्हें लोगों के सामने में लोगों के हीरो, लीडर, रहनुमा के तरह पेश करे। बेशक वो लोग नामर्द हो, बुज़दिल हो, बेईमान हो, अपने कौम के गद्दार हो, लेकिन उनमें एक खासियत ये हो कि वो बरतानवी हुक्मरानों के वफ़ादार हो हर हाल में। फिर ऐसे लोग जो हर इम्तिहान पास कर चुके हो बरतानवी एम्पायर के लिए, तो ऐसे लोगों को ओहदे दिए जाए, उन्हें आवाम के अंदर हीरो बनाया जाए, उन्हें आवाम का रहनुमा, उन्हें आवाम का लीडर बनाया जाए। ऐसे लोगों की तलाश हिंदुस्तान में बसने वाले हर तबके से की जाए, जिनमें आम लोग भी हो, ख़ास लोग भी हो, वो लोग भी हो जो अपने अपने मजहबी इदारों से ताल्लुक़ रखते हो, ताकि लोगों को वो नए निज़ाम के साथ जोड़ सके। और इन लोगों का काम ये हो कि ये आवाम को मजहब के नाम पर लड़ाए, ज़बान के नाम पर लड़ाए या ज़मीन के नाम पर लड़ाए, लेकिन आवाम को कभी इस बात पर मुत्तफिक ना होने दे कि इनके असल हुक्मरान इन मुल्कों से बाहर बैठे हुए हैं और आवाम को नई नई उलझनों में हमेशा उलझाए रखे और उन्हें ये शऊर देते रहे कि तुम आज़ाद हो। आम तौर पर हर इंसान जानता है ब्रिटिश कॉलोनी में वाइसराय हुआ करते थे, इसके बावजूद भी वो मुल्कों में राजा महाराजाओं का वजूद बाकी रखे हुए थे और यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिए यही के लोग ब्यूरोक्रेट्स भी हुआ करते थे और आवाम से ताल्लुक़ जोड़े रखने के लिए लीडर भी हुआ करते थे। इन सभी को आवाम अपने मददगार समझा करती थी, जबकि ये सारे के सारे ब्रिटिश कॉलोनी के वफ़ादार हुआ करते थे और ब्रिटिश कॉलोनी के मफाद के ख़िलाफ़ आवाम को जाने नहीं दिया करते थे। असल में इनकी अक्सरियत उन बेईमान और मुनाफिक लोगों पर शामिल थी जो दौलत के और इख्तदार के इस कदर लालची थे कि वो अपने मफाद के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार थे। इन्हीं लीडरों को ब्रिटिश एम्पायर आवाम के पसंदीदा और इलेक्टेड लीडर कहा करते थे। आवाम के लिए तो ये इलेक्टेड लोग हुआ करते थे, लेकिन ब्रिटिश एम्पायर के लिए ये सिलेक्टेड हुआ करते थे। ब्रिटिश एम्पायर के लिए हिंदुस्तान में इलेक्शन का निज़ाम बहुत ही फ़ायदेमंद था। वो इस वजह से कि हिंदुस्तान में अक्सरियत लोग मुख्तलिफ़ मजहबों से ताल्लुक़ रखने वाले थे, मुख्तलिफ़ अक़ीदों को मानने वाले थे, मुख्तलिफ़ किस्म की ज़बानें बोलने वाले थे, मुख्तलिफ़ किस्म की ज़मीनों पे आबाद थे। इस वजह से ब्रिटिश एम्पायर के लिए यहाँ की आवाम को हमेशा लड़ाए रखना हमेशा आसान होता था। आज जैसे कि मशहूर है, ऑटोमन एम्पायर को ख़त्म करने के बाद में, उसके टुकड़े टुकड़े करने के बाद में 100 साला एग्रीमेंट के ऊपर में अपने लोगों को जो बरतानवी हुकूमत के वफ़ादार थे उन मुल्कों का इख्तियार सौंपा गया, जो आज भी उन्हीं लोगों के मफाद के लिए काम कर रहे हैं। कहा जाता है कि हिंदुस्तान को भी आज़ादी का जो शऊर दिया गया उसके पीछे में भी ऐसे ही एग्रीमेंट मौजूद है। अब सवाल ये उठता है कि जब कि ये सारे के सारे बरतानवी एम्पायर के वफ़ादार थे, तो आज किस तरीके से अमेरिकी मफाद में काम कर रहे हैं, उसको हम इसी तरीके से समझ सकते हैं कि आज के दौर में जब कोई कंपनी को टेक ओवर करता है तो न कंपनी का नाम, कंपनी के एम्प्लॉय तो बाकी रहते हैं, लेकिन उसके एसेट उस खरीदने वाले कंपनी के हो जाते हैं। उसी तरीके से
जब सेकंड वर्ल्ड वार के बाद में बरतानवी एम्पायर कमज़ोर हुई और अमेरिका ताकतवर हुआ, तो उसने अपने मफाद में उन एसेटों को अपने तरफ में कर लिया। तो मेरे ख्याल से खिलाफत को समझने से पहले आज मौजूदा दौर में इन निज़ामों को हमें जानना ज़रूरी है, और वक्त को देखते हुए हमें ये वीडियो को यही रोकना होगा। इसके आगे की बात हम आगे आने वाले वीडियो में करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और हमारे साथ बने रहिए।